हेलो एवरीवन, मैं मनीष सिंह उद्घोष अकादमी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम सीटेट का नया बैच लेकर आ रहे हैं ऐप पर भी, और कुछ चीज़ें आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगी। लेकिन यूट्यूब की अपनी एक सीमा है, तो सभी चीज़ें हम वहाँ नहीं दे सकते। लेकिन हमारा ऐप जो कि उद्घोष अकादमी, आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिलेगा। रही बात, मैं जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको एसएसटी और ईवीएस पढ़ाऊंगा। तो वहीं जूनियर के लिए एसएसटी की अगर बात करें तो सिलेबस क्या है, कैसे इसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ऐसे में बहुत सारे कोचिंग्स या बहुत सारे संस्थान जहां पढ़ते हैं वो आपको इतना ज़्यादा ज्ञान दे देते हैं। ठीक है, ज्ञान गलत बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि परीक्षा के लिए क्या पढ़ना है। ठीक है, मैटर ये करता है कि क्या नहीं पढ़ना है। जब ये आपको पता चल जाता है तो आपकी तैयारी को एक पुख्ता आधार मिल जाता है। तो चलिए जरा देखते हैं कि एसएसटी के सिलेबस में क्या क्या आता है। ठीक, एसएसटी की अगर बात करते हैं तो हम जो कि सीटेट फरवरी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 8 फरवरी को होना है। तो हमारा टारगेट अगले 60 दिनों के लिए है, जिसमें एसएसटी जो कि पेपर 2 का सब्जेक्ट है, जिसमें आपको इतना ध्यान रखना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी की क्लास 6, 7 और 8 इसके सब्जेक्ट्स जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, यानी कि कुल 60 प्रश्न इससे आने हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से 40 सवाल आने हैं, जबकि इसी का शिक्षण वाले पार्ट यानी पेडागोजी वाले पार्ट से 20 सवाल आने हैं। टोटल कितने सवाल हो गए? 60 सवाल। 40 सवाल किससे आपके? तो एसएसटी वाले सब्जेक्ट से, यानी कि हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और पॉलिटी से। तो क्या हिस्ट्री पूरा पढ़ना है? बिल्कुल नहीं पूरा पढ़ना है। बहुत सारी चीजें आप जान रहे हो, बस आपको 6, 7, 8 की एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए कुछ ही विशेष टॉपिक पढ़ने। तो क्या क्या पढ़ना है सर? चलिए देखा जाए ये क्या क्या पढ़ना है। इतिहास की बात करें, पहला सेक्शन क्या लिख रहा है? कब, कहां और कैसे। बहुत ही आसान सच। हमें जानना है कि अतीत के बारे में कैसे जानते हैं। अतीत क्या है? अतीत वो घटनाएं जो पहले हो चुकी हैं, उनके बारे में जानने का क्या है माध्यम, क्या हमारा अतीत। तो कब जीवन प्रारंभ हुआ? तो हम जैसे कि एनसीईआरटी की क्लास 6 की पहले चैप्टर में देखते हैं कि वहां एक मैप बना हुआ है, जिसमें दिखा रहा है कि नर्मदा नदी के बारे में, यानी कि भारत में प्रारंभिक जीवन किस नदी के तट पे, नर्मदा नदी के तट पे हुआ। या खेती की बात करता है तो सुलेमान और किरसर पहाड़ियों के पास मेहरगढ़ वाला वो क्षेत्र, अगर आपने कभी सुना हो, मेहरगढ़ वाला क्षेत्र या सुलेमान और किरसर पहाड़ियां, उसके आसपास के क्षेत्रों में खेती के प्रारंभिक यानी गेहूं और जौ के साक्ष्य मिलते। वहीं पर विंध्य के उत्तर में, यानी कि आज का कोल्डी हवा जिसे इलाहाबाद आप कहते हो या प्रयागराज कहते हो, वहां पे चावल के भी साक्ष्य मिलने के बाद इस चैप्टर में बताया गया है। और कैसे? तो किसी चीज को जानने के कई माध्यम हो सकते हैं। जैसे कि अगर कह लिया जाए तो कुछ पांडुलिपियां हो सकती हैं। ये पांडुलिपियां क्या है सर? तो हाथ से लिखी गई कोई भी लिपि क्या कहलाती? पांडुलिपि कहलाती है। ये अंग्रेजी में कहें तो मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट की अगर बात करें तो मैनु शब्द लैटिन भाषा से आया, जिसका मतलब होता है हाथ से। तो हाथ से लिखी गई कृतियों के से माध्यम से इसे जानेंगे। और क्या हो सकता है? तो कुछ प्रारंभिक अभिलेख भी हो सकते हैं। ठीक, ये अभिलेख पत्थर पे लिखे गए तो शिलालेख कहलाए, ताम्र पे लिखे गए तो ताम्रलेख कहलाए। जैसे भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में अभिलेखों को प्रारंभ किया, ठीक, अशोक ने। ठीक है, क्योंकि अब शिलालेख की प्रारंभ किया अशोक ने। अशोक को प्रेरणा मिली थी किससे? दारा फर्स्ट, वो ईरानी शासक जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। तो तात्पर्य यह है कि अभिलेख हो सकते हैं, और क्या, कुछ पुरातात्विक वस्तुएं भी तो हो सकती हैं। जैसे कि हमें कुछ रंगे हुए क्या मिलते हैं? पॉटरी, यानी कि बर्तन मिलते हैं। तो इनसे इस पहले चैप्टर के बारे में आसानी से समझते हैं। फिर प्राचीनतम समाज हमारा कैसा था, जो आखेट किया करता था, जंगलों में करता था, ये क्या खाता था, क्या कैसे रहता था, इसके बारे में इस सेक्शन में जानेंगे। पहले किसान और चरवाहे। पहले शहर की बात करेंगे तो हम सभ्यता की बात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों की बात करते हैं। वहीं पर प्रारंभिक राज्य तो हम मगध की बात करते हैं। गंगा के दक्षिण में स्थित कौन से साम्राज्य के बारे में? मगध साम्राज्य के बारे में, जिसमें हर्यक वंश हो जाता है, या मौर्य वंश की बात करते हैं। नए विचारों का उदय होता है तो बौद्ध और जैन का उदय होता है। ठीक, पहला साम्राज्य बनता है तो मगध साम्राज्य का निर्माण होता है। ये सारी चीजें हम इस सेक्शन में क्या करते हैं? जानते हैं। फिर इस मैप के माध्यम से दूर देशों से संपर्क, ये कौन हमारी सीमाएं बनाती हैं, कैसे एक देश से दूसरे देश में जाया जाए, ये एनसीईआरटी किताब हमें बताती है। राजनीतिक घटनाक्रम में क्या बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, या संस्कृति और विज्ञान क्या फर्क ला रहा है हमारे जीवन में। नए राजा और राज्य कैसे, राजपूताना यानी राजपूत राज्यों की उत्पत्ति हो रही, ये सारी चीजें धीरे धीरे हम जानेंगे। दिल्ली के सुल्तान जानेंगे, जिसमें जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले गुलाम वंश आता है।
ठीक है। या गुलाम वंश के बाद जो है खिलजी वंश के बारे में आप जानते हैं। खिलजी के बाद जो है तुगलक के बारे में जानते हैं। तुगलक के बाद जो है सैयद के बारे में जानते हैं। या सबसे लास्ट में जो है लोदी वंश के बारे में जानते हैं। तो ये 5 वंशों के सुल्तान आप देखते हैं किसमें? तो दिल्ली के सुल्तान वाले हिस्से में देखते हैं। ठीक, तो ये क्या दिल्ली के सुल्तान, और इन्होंने बहुत सारे भवन बनाए। जैसे पूछा कुतुब मीनार किसने बनवाया, तो हम कहते हैं सर कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ कराया था। किसकी याद में? तो अपने गुरु बख्तियार काकी अर्थात कुतुब साहब की याद में बनवाया था। ठीक है बात? तो इस बात को समझिए जरा। तो ये कुतुब मीनार का प्रारंभ तो करा दिया ऐबक ने, लेकिन पूरा कौन कराता है सर? तो पूरा तो इल्तुतमिश ने करवाया था। कितने मंजिल में? 4 मंजिल में। तो ये तुगलक ने क्या करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने इस चौथी मंजिल के क्षतिग्रस्त होने पर इसे 2 पार्ट में बांट के 5 मंजिल में कर दिया। यानी कि स्थापत्य में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। कुतुब मीनार हो गया, अलाई दरवाजा हो गया, सीरी महल हो गया। ठीक है, ये सारे भवनों को हम इस सेक्शन में जानेंगे। एक साम्राज्य का निर्माण जानेंगे जिसमें कैसे ये भारत मुगलों के अधीन आता है, या सामाजिक परिवर्तन क्या हो रहा है, इस्लाम का उदय कैसे हुआ है और ये इस्लाम भारत में आकर क्या प्रभाव डाल रहा है। ये सारी चीजों के बारे में हम आसानी से ऐसे ऐसे पढ़ेंगे कि लगेगा कि आप कहानी समझ रहे हैं। इतिहास बोरिंग नहीं है। इतिहास इतना इंटरेस्टिंग है कि पढ़ें तो लगे कि हम खुद उन कालों में उतर आए हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में जाना जाए, या कंपनी शक्ति की स्थापना, जिसमें हम ये तो जानते हैं कि पहला विदेशी कौन आया। तो आपने कहा कि सर पहला तो पुर्तगाली आते हैं, तो पुर्तगाली के बाद कौन आएंगे? तो पुर्तगाली के बाद तो है डच आते हैं सर। तो डच के बाद कौन आएंगे? तो अंग्रेज आएंगे, और वही अंग्रेज क्या स्थापित करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। खैर उसके बाद डेनिस आते हैं, ये भी आप जान ही रहे होंगे। चौथे विदेशी कौन थे? डेनिस। और सबसे लास्ट में कौन आते हैं? तो फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है बात? तत्कालीन समाज का ग्रामीण जीवन कैसा है और समाज कैसा है, किस तरह अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, इसके बारे में भी कौन बता रहा है हमारा? ठीक है, तो एनसीईआरटी बताता है। या उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद किसी क्षेत्र पर कब्जा करके उसके मूलभूत संसाधनों को किस तरह से शोषण किया। जैसे कि दादा भाई नौरोजी की वो लाइन सुनते होंगे कि अंग्रेज एक स्पंज है। स्पंज क्या करता है? पानी को सोख लेता है। तो ये स्पंज जो है गंगा के पानी को सोख कर टेम्स में जाके क्या कर रहा है? गिरा रहा है। तो वो उपनिवेशवाद, और उसी दौरान भारत में फैले हुए जनजातीय वर्ग, जैसे कि कुछ विद्रोह, हो विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, इनके समाजों के बारे में तत्कालीन समय में ही जब क्रांति की लहर दौड़ रही, लोगों में गुस्सा उबाल आया, ठीक है, अंदर का संतोष बाहर आया, तो एक क्रांति हुई 57 और 57 में, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहते हैं। या तत्कालीन समय में महिलाओं की हमेशा इस बात को याद रखें, किसी भी देश का विकास का पैमाना उस देश में महिलाओं की स्थिति से पता चलता है। तो राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया ये प्रयास, जिसमें सती प्रथा का अंत किया गया, वहां से शुरू होता है। तो महिलाओं के समाज में जो सुधार हुए भारत में, उनकी बात करते हैं। या जाति व्यवस्था को चुनौती देने के लिए तो ज्योतिबा फुले या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या दक्षिण भारत के पेरियार जैसे लोगों का नेतृत्व की बात करते हैं। तत्कालीन समय में राष्ट्रवादी आंदोलन की भी बात करें, जिसमें कांग्रेस का उदय होता है, तो साथ ही साथ ठीक है स्वदेशी आंदोलन भी होता है। तो क्रांतिकारी आंदोलनों का पहला चरण और दूसरा चरण, जिसमें कुछ प्रमुख लोग जैसा कि नाम जानते हैं सरदार भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। और फिर आजादी के बाद का भारत, आजादी के बाद का वो भारत जब संविधान का निर्माण हो रहा है, और इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। वो नेहरू जी जो कि पहली बार तो चुने गए, उसके बाद 52 में पहली बार चुनाव हुआ, फिर प्रथम चुने हुए प्रधानमंत्री बने। 52 से 57, 57 से 62, 62 में एक युद्ध हो गया, चीन युद्ध, जिसका आघात लगने से 64 में खैर उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर जो है इंदिरा गांधी जी। फिर वो देश ने वो दौर भी देखा जब आपातकाल देश में लगा। फिर वो दौर भी देखा जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और मोरारजी देसाई बने भारत के प्रधानमंत्री। फिर वो टाइम भी आया जब उत्तर प्रदेश के किसान नेता चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री जो संसद तक नहीं पहुंच पाए। फिर इंदिरा का समय आया, इंदिरा जी आई। इंदिरा जी का 1984 में हत्या हो गई ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। सिख दंगे हुए, और इस बीच नया भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन मिले? राजीव गांधी जी मिले। राजीव गांधी जी के बाद जो है इस देश ने ऐसी भी सरकार देखी, किसी को बहुमत नहीं मिला, तो त्रिशंकु सरकार बनी, और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले मांडा रियासत के विश्वनाथ प्रताप सिंह और बीपी सिंह बने इस देश के प्रधानमंत्री।
और देश में उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू किया और ओबीसी को 27% आरक्षण भी दिया। तो कहने का तात्पर्य है, बीपी सिंह हो, चंद्रशेखर जी हो, पीवी नरसिम्हा राव जी हो, या एच डी देवगौड़ा हो, या इंद्र कुमार गुजराल हो, या अटल बिहारी वाजपेयी हो, या डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, या वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हो, इनके भारत, इस भारत के बारे में ये सारा कुछ एनसीईआरटी हमें बताता है 6, 7, 8 के चैप्टर में। ठीक है, तो ये आपका इतिहास वाला सेक्शन रहा कि इतिहास में क्या क्या पढ़ना है आपको। तो सिलेबस की बात कर रहे हैं, क्या पढ़ना है, पूरी किताब नहीं पढ़नी है। आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना कि आपके सीटेट की परीक्षा के 40 के 40 प्रश्न आपके पढ़े हुए आएंगे। आगे चलते हैं भूगोल वाले हिस्से में। भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के रूप में, भूगोल है तो अर्थात विज्ञान है, क्योंकि जिस प्रकार विज्ञान किसी चीज को प्रमाणित होने पर मान्यता देता है, उसी प्रकार भूगोल भी कई बातों पर नहीं, जब तक प्रमाणित नहीं होगा तब तक उसे मान्यता नहीं देता है। फिर आता है कि सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में, तो कुछ तारे हैं, कुछ टूटता हुआ तारा है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी घूम रही है, ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है। इन सब कुछ के बारे में हम ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी और मानचित्र के बारे में जानते हैं, हमारी पृथ्वी के बारे में जानते हैं। निश्चित तौर पे पूछे जाने वाले सवाल इससे आते हैं। फिर आता है ग्लोब। ग्लोब से क्या, अक्षांश और देशांतर। ग्लोब में क्या हमें पढ़ना है, अक्षांश और देशांतर पढ़ना है, जिसके तहत हम ये जानेंगे कि भारत में दिन हुआ तो अमेरिका में रात कैसे हो गई, या जो है जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर रहे हैं तो एक दिन का अंतर कैसे आ जा रहा है, दुनिया में कितने टाइम जोन है, ये भारत का 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है पूर्वी देशांतर वाला, वो प्रयागराज के नैनी से ही क्यों गुजर रहा है, ये सारा कुछ ग्लोब वाले सेक्शन में। फिर आता है पर्यावरण, तो प्राकृतिक पर्यावरण भी और मानव पर्यावरण भी, इसमें पर्यावरण को बचाने के लिए किए गए प्रयास भी, ये सारा कुछ इस सेक्शन में। फिर वायु, वायुमंडल है, पवने हैं, जल यानी पानी, तो मृदु जल भी है, कठोर जल भी है, खारा पानी भी है, पीने वाला पानी भी है। खारा पानी है तो जलधारा भी बहेगी, जलधारा बहेगी तो कुछ गर्म भी होंगी और कुछ ठंडी भी होंगी, उनके बारे में। मानव पर्यावरण, बस्ती, आवास कैसे हो सकते हैं, यानी लोगों का जमाव कैसा हो सकता है, वृत्ताकार क्या है, आयताकार क्या है, प्रवसन कैसा है। ठीक है, परिवहन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने का माध्यम, तो स्थल, जल और वायु। स्थल पे दो माध्यम, सड़क भी है और रेल भी है। ठीक है, संसाधन, नवीकरणीय भी, गैर नवीकरणीय भी, यानी सोलर एनर्जी भी और कोयला भी, प्राकृतिक भी और प्राकृतिक भी। कृषि, यानी कि कृषि क्या है, क्रांतियां क्या हैं, कि रबी खरीफ जायद की फसलें क्या हैं, कौन है नकदी फसलें, ये सारा कुछ इस वाले सेक्शन में क्या किया जाएगा, यानी भूगोल वाले सेक्शन में जाना जाएगा। सामाजिक और राजनीतिक जीवन यानी कि सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, जिसे आप पॉलिटी से भी जोड़ लेते हैं। विविधता, भारत तो विविधताओं वाला ही देश है, यहाँ अनेकता में एकता है। उत्तर की भाषा अलग, दक्षिण की अलग, खान पान अलग, सब कुछ अलग, फिर भी एक, फिर भी एक है। ये है हमारा भारत, ये हमारी विविधता दिखती है। सरकार का स्वरूप कैसा है, संसदीय सरकार क्या है, भारत में भी और आसपास के देशों में भी। स्थानीय सरकार, एक पंचायती राज व्यवस्था। स्थानीय सरकार का तात्पर्य क्या है, तो पंचायती राज व्यवस्था। इसके लिए गांधी जी ने कहा कि असली भारत तो गांव में बसता है, तो संविधान में अनुच्छेद 40 में से शामिल कर दिया गया। ठीक है, लेकिन 40 डीपीएसपी में आता है और डीपीएसपी तो न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, तो क्या किया जाए, तो इसके लिए लंबा प्रयास हुआ। वो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर से शुरू किया गया पंचायती राज, अंततः 73वें संविधान संशोधन से संविधान में जोड़ा और एक नया भाग, भाग 11, भाग 9, एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची, 29 विषय शामिल किए गए। अनुच्छेद 243 से 243 का ओ तक, ये सब कुछ किससे जुड़ा, स्थानीय सरकार से। क्या जीवन चलाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो व्यवसाय पेशा की बात कर लिया जाए, या प्रजातंत्र की बात कर लिए, लोकतंत्र कैसा हो भारत में, दुनिया में कैसा, इसका कंपैरिजन किया जाए। राज्य सरकारों को, मीडिया के महत्व को, जैसा कि आप जानते हैं मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, तो उसके महत्व को समझना। लिंग भेद,
महिलाओं के साथ हो रहा भेद, किस तरह महिलाओं ने अपने जीवन की, ठीक है, सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इनके साथ भेदभाव होता है, उस भेदभाव को समाप्त करने में कौन सी महिलाएं आगे आईं और किस तरह ये मुहिम आगे बढ़ी। और फिर आता है हमारा संविधान कैसे बना, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कौन वो लोग थे जो संविधान सभा के प्रमुख लोगों में, कौन सी समितियां बनी, राजेंद्र प्रसाद जी कैसे अस्थायी अध्यक्ष बने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कैसे अस्थायी अध्यक्ष बने, या जो है नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया उद्देशिका प्रस्ताव, इन सब के बारे में। संसदीय सरकार, ठीक है, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और सीमांत, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। कितने नंबर के लिए? तो 40 नंबर के लिए। अब 20 नंबर इसी का शिक्षण वाला भाग यानी पेडागोजी। तो आप जब मेरे साथ जुड़ेंगे इस ऐप के माध्यम से उद्घोष अकादमी में, तो ये 40 नंबर की गारंटी और साथ ही साथ इस 20 की भी गारंटी, ठीक है, कि ये एसएसटी वाला पार्ट मेरे साथ जब आप 50-55 दिन के बाद अपने आप को महसूस करेंगे कि अब मुझे इतना आ गया है कि इस 40 में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर मैं गेन कर सकता हूं। अब आपके अंदर डर की भावना नहीं रहेगी, बस आप लगातार जुड़े रहें। हर दिन जो पढ़ाया जा रहा है उसे नोट करें, उसे स्क्रीनशॉट लें, नोट करें, जो भी माध्यम बन सकता है वो करिए, ठीक है। तो मेरे साथ जब आप जुड़ेंगे तो यूट्यूब पर भी जहां जरूरी होगा वहां मिलेंगी फ्री क्लासेस, और साथ ही साथ ऐप पर भी, जो कि प्ले स्टोर पर भी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। तो धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं मनीष सिंह आपकी इस सीटेट के सफर को आसान बनाने के लिए तैयार हूं। अब आपकी बारी है कि आप मेरे साथ जुड़कर तैयार हो रहे हैं कि नहीं। धन्यवाद।